चलो आई थिंक नाउ लेट्स स्टार्ट समथिंग. लास्ट क्लास हम लोग कर रहे थे. Last class we were discussing on instruments, and that was the first instrument that we discussed was a microscope. तो माइक्रोस्कोप को दो चीज डिस्कस किया, एक है सिंगल लेंस यानी सिंपल माइक्रोस्कोप और एक है डबल लेंस यानी कंपाउंड माइक्रोस्कोप. ठीक है ना. कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो लेंस थे तो ओवरऑल मैग्निफिकेशन क्या आ गया ना, प्रोडक्ट ऑफ दी टू मैग्निफिकेशंस. ठीक है ना. चलो नाउ इफ आई लुक एट अ टेलीस्कोप, इट इज द अदर वे अराउंड. ठीक है ना. तो टेलीस्कोप करता क्या है ना. तो टेलीस्कोप क्या करता है, चीजों को बड़ा दिखाता है. बड़ा कैसे दिखाता है ना. तो बड़ा दिखाने का तरीका ये होता है कि जो दूर का ऑब्जेक्ट है उसको पास में लेके आ जाता है. ठीक है ना. दूर के ऑब्जेक्ट को पास में लेके आ जाता है. जैसे एक सिंपल सा चीज सोचो, एक ऑब्जेक्ट बड़ा या छोटा लगता कैसे है, तो सोच के देखो ना. बड़ा या छोटा लगता है बेस्ड ऑन द एंगल दैट द ऑब्जेक्ट सबटेंड्स इन द आई. जैसे एक ऑब्जेक्ट यहां पे है, ये आईज है मान लो, तो मुझे बड़ा लग रहा है कंपेयर टू कि जब वो यहां पे है, जबकि वही ऑब्जेक्ट है. ऐसे क्यों होता है? क्योंकि यहां पे उसका एंगल ज्यादा है और वही ऑब्जेक्ट यहां पे देखो एंगल कम सबटेंड कर रहा है. तो एक्चुअली जब हम आईज को देखते हैं ना, तो जो उसका जो मैग्निफिकेशन का सेंस है, सो द सेंस ऑफ द मैग्निफिकेशन इज नॉट द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, it is the angle subtended by the object. So larger the angle subtended by the object on the eye, larger is the size that we feel. देखो ऑब्जेक्ट का क्या साइज है वो हमें भी नहीं पता, क्योंकि वही ऑब्जेक्ट दूर जाता है तो छोटा लगने लगता है. तो यानी हमें फील होता है क्या ना, छोटा हो गया. इसको थोड़ी कि छोटा हो गया. क्यों फील हुआ? क्योंकि एंगल सबटेंडेड कम हो जाता है. तो व्हाट डज द टेलीस्कोप डू एसेंशियली इज दैट इट ब्रिंग्स द ऑब्जेक्ट क्लोजर and thereby the angle increases. So that's what the basic purpose of a telescope is. Sir, Jai will waiting room में शायद. If I look at the ray diagram of the telescope, now let's look at the telescope. माइक्रोस्कोप में याद करके देखो हमने जो किया था, टेलीस्कोप में हम उसको उल्टा करेंगे. मतलब क्या? माइक्रोस्कोप वाज लाइक दिस, ये ऑब्जेक्टिव, ये आईपीस, दैट वाज अ माइक्रोस्कोप. ठीक है. अब हम लोग क्या करेंगे? टेलीस्कोप. तो टेलीस्कोप में क्या होता है, ये दिस इज व्हाट इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ टेलीस्कोप. ठीक है ना. तो अगर मान लो एक इंफिनिटी से ऑब्जेक्ट आता है, लेट्स से एट सम एंगल अल्फा में, तो इंफिनिटी से ऑब्जेक्ट आ रहा है तो ऑब्वियसली फिर क्या होगा ना, वो इमेज बनाएंगे यहां पे. ठीक है. लेट अस से दैट इज इक्वल टू अल्फा. राइट. ये हो गया अल्फा, ये हो गया हाइट ऑफ द इमेज आई थिंक, एंड yeah, and the same object is going to subtend an angle, let's say beta. तो ऐसे कुछ किया जाता है कि अगर ये फोकस है f4, ये ऑब्जेक्टिव लेंस है और ये आईपीस है, यानी यहां से देखते हैं. तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट इज कॉल्ड एज अ रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप. ये हो गया रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप. ठीक है. तो रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप में ये हो गया अल्फा, और यही ऑब्जेक्ट इस तरह से रखा जाता है कि हो जाता है आईपीस, तो एफई. यानी इस बार सेपरेशन बिटवीन द लेंस हम लोग कैसे रखते हैं ना, L इज इक्वल टू FO प्लस FE. तो द लेंथ ऑफ द ट्यूब, दिस इज द ट्यूब, लेट्स से इन दैट केस L, दिस इज L, क्या हो जाएगा ना, FO plus FE. And that is done deliberately. Why? Because see, I want this image like this. So like अगर focus पे होगा तो in that case क्या होगा, image ऐसे होगा, इस तरीके से. So you can draw another one also if you want. देखना ऐसे करके होगा और फिर ये infinity पे चला जाएगा. That's how the image will be formed. So this is alpha and this is beta. तो जो मैग्निफिकेशन को डिफाइन किया जाता है, that is angle subtended by the image upon angle subtended by the object. So therefore beta by alpha.
is what is defined as the magnification in case of a telescope. तो बीटा बाय अल्फा क्या हो जाएगा ना, बीटा हो जाएगा इक्वल टू, अगर इसको h ले लेता हूं तो बीटा विल बी अप्रोक्सीमेटली tan बीटा by tan alpha is approximately equal to tan beta क्या होगा h by fe upon tan alpha क्या होगा h by fo, तो h by f यानी fo by fe। यानी अगर तुम मैग्निफिकेशन को बढ़ाना चाहते हो, द स्टैंडर्ड मैग्निफिकेशन अगर बढ़ाना चाहते हो तो दैट केस क्या होगा, m will be increased if fo is increased and fe is decreased। अब देखो ये जो FO इंक्रीज वाला मामला है यही असली ट्रम्प कार्ड है। पता है क्यों? क्योंकि इसलिए देखा जाता है क्योंकि देखो FO बढ़ाने का मतलब ये हो जाता है कि लेंस का साइज भी बढ़ता है, उससे फोकल लेंथ बढ़ता है तो उससे लेंस का साइज भी बढ़ता है। छोटे फोकल लेंथ का लेंस बनाना ज्यादा आसान है और बड़े फोकल लेंथ का लेंस बनाना उतना ही टफ है। तो उससे क्या होता है, देखो ये जो FO बड़ा होता है तो ऑब्जेक्टिव वाला बड़ा होता है। जैसे आज के दिन में जो सबसे बड़ा टेलीस्कोप है वो चाइना ने बनाया एज यूजुअल। चाइना कुछ भी हो ठीक है, हमारे साथ लड़ाई है वो एक अलग बात है, बट एक चीज में चाइना का एक्नॉलेजमेंट करना चाहिए, दैट चाइनीज सिविलाइजेशन, और ये मैं पूरा इतिहास से बोल रहा हूं, चाइनीज सिविलाइजेशन राइट फ्रॉम द बिगिनिंग समझो ना, हैज बीन फेमस फॉर कंस्ट्रक्टिंग बिग थिंग्स। मतलब इमेजिन करो 2000 साल पहले हजारों किलोमीटर उन्होंने वो बनाया, बैरियर बनाया। क्यों? हुन्स के अटैक को रोकने के लिए। उस समय हुन्स और मंगोल्स और एक और भी था, मैं भूल रहा हूं, 3 ट्राइब्स जो है ना उस समय पूरे दुनिया को, मतलब दुनिया में तबाही मचा देते थे। उनको रोकने के लिए उन्होंने पूरा उस समय का जो एम्पायर था उस समय के पूरे वॉल बनाया। नाउ सच ए वॉल एट दैट इरा, thousands of kilometers के ऊंचे walls, which is now today famously called as Chinese Wall. Now that was built like in ancient China. So China has been always famous for big constructions. फिर river Huangho पे जो डैम बनाया गया, which was called as River of Sorrow. Huangho in China used to be called as River of Sorrow. उस पे डैम बना के पूरा अच्छे से वो करना. And now of course we are seeing big things. I mean, so regarding telescope, चाइना ने एक ऐसा टेलीस्कोप बनाया जिसमें आई थिंक शायद 4 फुटबॉल ग्राउंड के बराबर का उसका एरिया है। इमेजिन करो उसका जो ऑब्जेक्टिव लेंस है उसका साइज क्या है, 4 फुटबॉल ग्राउंड को कवर करते हुए जितना एरिया होता है उतने बराबर का एरिया का एक उन्होंने लेंस सेट किया। दैट इज द ऑब्जेक्टिव लेंस। एंड देन यू ऑफ कोर्स यू हैव द आईपीस लेंस, एंड देन तो ऑब्वियसली उसमें क्या होगा, ह्यूज मैग्निफिकेशन, एंड यू विल बी एबल टू सी दिस ऑब्जेक्ट्स मतलब जितने भी लेवल के ऑब्जेक्ट्स हैं। सर हैंग हो गई वीडियो है ना, तो उसके लिए उन्होंने बनाया। फाइन, अनिरुद्ध सेठ की लेकिन काम नहीं किया। लेकिन एक्चुअली देखो काम जहां तक करने वाली बात है कि ऐसे तो नहीं कि काम नहीं किया, इट इज जस्ट दैट जितना बड़ा लेंस बनाओ ना उसमें एक और दिक्कत भी आता है। दिक्कत पता क्या आता है, हम लोग डिस्कस करेंगे। उसमें क्रोमैटिक एबरेशन बहुत ज्यादा हो जाता है। सो देयरफॉर व्हाट यू आर सीइंग इज एक्चुअली नॉट द रियलिटी, व्हाट यू विल बी सीइंग इज अ लिटिल फज्ड काइंड ऑफ अ रियलिटी। समझ ना? तो देयरफॉर व्हाटएवर कंक्लूजंस यू माइट ट्राई टू ड्रॉ, दे माइट बी स्लाइटली एरोनस। देयरफॉर इट विल बी लिटिल बैड टू कमेंट कि बिल्कुल काम ही नहीं किया, ऐसे नहीं है, काम तो कर रहा है, बट वो ये कि जिस पर्पस के लिए था उनका ये था कि हम लोग और बहुत डिटेल में इन्वेस्टिगेशन करेंगे। उसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स ही आ जाता है कि क्रोमैटिक एबरेशन बहुत ज्यादा हो जाता है एंड सो ऑन। सो दोस आर सम प्रॉब्लम्स दैट आर देयर। खैर अदर प्रॉब्लम्स भी है। दिव्य में said कि Chinese are close to a breakthrough in nuclear fusion technology, claims to have almost made it artificial sun. Chinese are close to breakthrough in nuclear, close to also artificial sun. Artificial sun और एक और भी है, and that is a tabletop reactor. ये साइंटिस्टों का ड्रीम है। टेबल टॉप रिएक्टर मतलब एक छोटा सा रिएक्टर जो कि टेबल के ऊपर रहेगा या घर में अपना अपना रखेंगे, छोटा सा रिएक्टर होगा, उसके अंदर न्यूक्लियर फ्यूल डाल देंगे और लेड का कवरिंग होगा सो दैट कोई दिक्कत ना हो, और उसी से पावर प्रोड्यूस होता रहेगा और सबका पावर उसी से सप्लाई जो है उसी से हमारा काम चल जाएगा।
But these are dreams, I mean, so now I have not been satisfied, so let's not talk about that. Anyway, so therefore magnification क्या होगा ना, FO by FE. Now this is what is called as a refracting telescope. But इसके अलावा और भी एक टेलीस्कोप आता है, that is called as reflecting telescope. So now we are going to talk about reflecting telescope. So reflecting telescope. Reflecting telescope में थोड़ा सा स्कीम अलग है. Reflecting telescope में क्या स्कीम है? Reflecting telescope में this is a telescope. This is a concave mirror. इसलिए क्या होता है, यहां से जो रेज आते हैं ना, वो ऐसे पैरेलल रेज आते हैं ऑब्वियसली इंफिनिटी से, है ना. टेलीस्कोप में तो ऑब्जेक्ट इन इंफिनिटी होता है मोस्टली, तो लाइक वहां से आता है, फिर रिफ्लेक्ट होकर फोकस की तरफ जाता है. बट उसके पहले एक और कन्वेक्स मिरर यूज किया जाता है. सो दिस इज वन कनकेव मिरर, देन देयर इज अ कन्वेक्स मिरर. तो वो कन्वेक्स मिरर ऐसे होके फिर ऐसे करके यूं, ठीक है ना, और इधर वाला भी ऐसे, ओके. फिर ये रिफ्लेक्ट होके वापस आएंगे. तो इस तरीके से अरेंजमेंट किया जाता है कि रिफ्लेक्ट होके ऐसे आते हैं और फिर लेंस से पास होता है और फिर जो भी. दिस इज अ स्कीमेटिक डायग्राम काइंड ऑफ. अब तुम बोलोगे ये तो अलग ही डिजाइन का है, इसमें तो कोई लेंस यूज ही नहीं हो रहा, और जो यूज हो रहा है वो बड़ा नॉमिनल काइंड ऑफ लेंस. दिस इज द नॉमिनल काइंड ऑफ लेंस. ये इतना ज्यादा वो पर्पस नहीं है. पर्पस इज दिस, ये और ये. The answer is that reflecting telescope has its own pluses and minuses compared to refracting telescopes. देखो refracting telescopes के कुछ फायदे हैं. तो advantages of refracting telescope, ठीक है ना. अच्छा, refracting telescope, now magnification is higher. Magnifying power जो है ना, वो रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप का देखना ज्यादा होगा. नंबर 1. नंबर 2 इज दैट द इमेज इज ब्राइटर. एक्चुअली क्या होता है ना, इसका जो कलेक्शन हो रहा है रेज का, थोड़ा समझो. रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप में जो रेज का कलेक्शन हो रहा है, क्योंकि तो जो रे आता है उसी से इमेज बनता है. तो जो रे आता है ना, वो फ्रंट वाले लेंस पे आता है, तो ज्यादा एफिशिएंट कलेक्शन होता है. यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो, यहां से जो रेज आ रहा है वो नहीं आ पाएगा, यहां से जो आएगा नहीं आ पाएगा. ये पूरा स्ट्रक्चर है, तो सिर्फ इतने ही जगह से रेज आते हैं दूर से. इसलिए क्या होता है, जो कलेक्शन एफिशिएंसी है वो कम है. इसलिए रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप में क्या होता है, इमेज उतना ब्राइट नहीं हो पाता है कंपेयर टू रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप. सो द इमेज इज ब्राइट. ये होता है एडवांटेजेस ऑफ रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप. लेकिन उसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी है. नंबर 2 इज डिसएडवांटेजेस. Disadvantage number 1 is very, very heavy. Hence, almost impossible to maneuver. Maneuver means इधर-उधर शिफ्ट करना, इस तरीके से, ठीक है. इम्पॉसिबल टू, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू मैन्यूवर, यानी उसको मैनिपुलेट करके इधर से उधर करना, उधर से इधर करना, वो बड़ा इम्पॉसिबल. यानी एक बार तुमने फिक्स कर दिया ना इस तरीके से, तो उसका इधर उधर होना बड़ा मुश्किल है. वैसे भी सोच के देखो जरा, अगर 4 फुटबॉल ग्राउंड के बराबर एक लेंस होगा तो उसको तुम घुमाओगे भी कैसे? हाउ डू यू डू दैट? वेरी इम्पॉसिबल. तो देयरफॉर उसके मैनिपुलेबिलिटी जो है बहुत ही कम है. दूसरी बात, इट हैज लॉट्स ऑफ chromatic aberration. Chromatic aberration बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि जो लेंस होता है ना, उससे जब रेज निकलते हैं तो ऑब्वियसली फिर वायलेट, इंडिगो, ब्लू वगैरह वो जितने भी विजिबल है वो सारे अलग हो जाते हैं. वी नो दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर ईच ऑफ दिस कलर्स ऑफ लाइट आर डिफरेंट. तो उस चक्कर में प्रॉब्लम क्या होता है कि कलर स्प्लिट हो जाता है. इसलिए जो भी कलर का वो है ना, वो अगर कोई मिक्स कलर्स का है, मान लो 4 कलर का है, जो भी ऑब्जेक्ट है वो मान लो 4 कलर के मिक्सचर है. जैसे सनलाइट 7 कलर का मिक्सचर होता है ओवरऑल, हम लोग बोलते हैं ना, विवजियोर एंड ऑल, बाकी तो इनविजिबल है.
तो इसलिए उसका क्या काउंट करना है। तो जो विजिबल वाला इवन उसमें भी अगर देखते हो तो जब सन रेज से आते हैं और लेंस के थ्रू पास होते हैं तो क्या होता है ना, देखना थोड़ा सा कलरेशन होने लगता है। सो देयरफॉर देयर इज लॉट ऑफ क्रोमैटिक एब्रेशन। नॉट ओनली दैट, देयर इज लॉट ऑफ स्फेरिकल एब्रेशन आल्सो, लॉट्स ऑफ स्फेरिकल एब्रेशन। देखो ये जो लेंस होता है इसको बनाना मुश्किल है, इतने बड़े बड़े लेंस, और जब बनता है ना तो एकदम से बिल्कुल वही कर्वेचर पे बनेगा ऐसे बड़ा मुश्किल है। इसलिए लेंस बनने में सालों लग जाते हैं, years it takes to just make the lens। क्यों? लेंस बनता है, फिर कहीं थोड़ा उसका कर्वेचर गड़बड़ लगता है तो उसको फिर ठीक करते हैं, उसको स्क्रैप करते हैं वहां से, बड़े डेलिकेट ऑपरेशन है, ग्लास को कोई स्क्रैप करना भी मुश्किल है एंड सो ऑन। So it's a very difficult operation actually. So these are some of the advantages and disadvantages of refracting telescope. ये disadvantage हो गए और ये हो गए कुछ advantages. Now let's look at the advantage and disadvantage of reflecting telescope. तो अब हम बात करेंगे रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप पहले एडवांटेज इज दैट इट हैज अ वेरी शार्प इमेज में ब्लरिंग बहुत कम होता है। क्यों? क्योंकि हम लोग जो है ना यहाँ पे स्फेरिकल मिरर यूज ही नहीं करते, हम लोग ऐसे मिरर यूज करते हैं शेप के सो दैट फोकसिंग बड़ा शार्प हो, उससे क्या होता है ना, इमेज फॉर्मेशन ऑन द होल फाइनली इज वेरी शार्प। तो यानी मैग्निफिकेशन एडवांटेजेस में तो मैग्निफिकेशन नहीं आएगा, इसमें क्या है कि इमेज इज शार्प, ज्यादा शार्प इमेज आता है। सेकंड, नो क्रोमैटिक एबरेशन, क्योंकि रिफ्लेक्शन में कलर स्प्लिटिंग नहीं होता, रिफ्रैक्शन में कलर स्प्लिटिंग होता है। तो हमने इस पहले रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप की बात किया, तो इसलिए क्या होता है इसमें कोई क्रोमैटिक एबरेशन नहीं होता है। थर्ड इज वेरी लेस स्फेरिकल एबरेशन, इसमें स्फेरिकल एबरेशन खैर अवॉइड तो नहीं कर सकते हो, मतलब एलिमिनेट तो नहीं कर सकते हो, बट वेरी लेस स्फेरिकल एबरेशन बहुत कम है, ठीक है ना। डिसएडवांटेज क्या है? हाँ और भी है फायदा, इज दैट इट इज वेरी लाइट। क्यों? क्योंकि ये प्लेन शीट ही तो है, ये जो मिरर होता है ये तो शीट से बनता है, तो नेचुरली क्या होता है उसका हेवीनेस यानी इसका जो वेट है वो बहुत कम है, तो देयरफॉर इट इज वेरी लाइट, ठीक है ना, एंड इजीली मतलब बेसिकली क्या है ना कि जैसे रात को अभी इधर देखना है, अभी आधे घंटे बाद मन किया कि नहीं मैं उधर वाला स्काई देखना चाहता हूं, तो इट कैन बी इजीली रोटेटेड लाइक दिस एंड टेकन टू द अदर पार्ट, सो देयरफॉर इट इज इजीली मैन्यूवरेबल। ठीक है ना, दिस इज एडवांटेज। लेकिन डिसएडवांटेज भी है, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज नंबर 1 is that its magnification is lower, and number 2 is that देखो इसका जो इमेज होता है ना वो उतना ब्राइट नहीं हो पाता, क्योंकि जो रेज कलेक्ट हो रहा है, देखो यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रहा है तो रेज का कलेक्शन यहाँ पे होगा इसी रीजन में, इधर उधर से जो लाइट आता है ना वो इसमें कलेक्ट नहीं हो पा रहा, so therefore image is less bright, image is less bright. So these are some of the pluses and minuses of refracting telescope versus reflecting telescope. Jay Gaur has asked कि collection efficiency क्या होता है? Oh, फिर से freeze हो गया. Rohan has also asked a question that is kaleidoscope में भी chromatic aberration होता है? नहीं, kaleidoscope का जो principle है वो chromatic aberration नहीं है. Kaleidoscope का जो principle है वो है multiple reflection and thereby producing multiple images. तो वहां पे क्रोमैटिक एबरेशन का इतना रोल नहीं। कैलिडोस्कोप में तो देखा होगा ना कि वी जस्ट पुट 3-4 कलर्ड ऑब्जेक्ट्स और जब देखते हो ऐसे करके तो देखना उसका पूरा वही इमेज घूम के आता है, तो इट लुक्स वेरी कलरफुल एंड ब्राइट एंड सो ऑन, सो दैट्स व्हाट अ कैलिडोस्कोप इज। एंड उसमें रिफ्रैक्शन तो होता ही नहीं, उसमें तो रिफ्लेक्शन बेस्ड है प्योरली, इसलिए वहां पे कोई देखो रिफ्लेक्शन में कोई क्रोमैटिक एबरेशन नहीं हो सकता, स्फेरिकल हो सकता है। स्फेरिकल इसलिए क्योंकि देखो हमने जो हम लोगों ने जो स्फेरिकल मिरर लिया था उसका जो फोकस है वो तो अप्रोक्सीमेट फोकस है, एंड इट इज ट्रू ओनली फॉर वेरी स्मॉल अपर्चर।
परफेक्ट फोकस अगर चाहते हो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज आके एक शार्प पॉइंट पे आके सारे रेज मिले, तो वो तो सिर्फ पैराबोलिक मिरर में होता है। ये तो हमने पहले भी डिस्कस किया है, अगर याद होगा, है या नहीं? Freeze number 8, freeze number 9, Manan is actually doing an interesting activity, and that is counting counting the number of freezes. Manan, कौन सा मनन? अच्छा, सिर्फ मनन वाला, नॉट मनन डंगवाल बट मनन। ठीक है ना? मनन, तुम्हारी काउंटिंग से मुझे एक बड़ा इंटरेस्टिंग इंसिडेंट याद आ गया। इंसिडेंट क्या है? I mean, you are all of that age where we can discuss these things. जब मैं क्लास 12th में था, 12th में था, 11th में था, नहीं 11th में हुआ था, 12th में तो सेक्शन अलग हो गया था। तो जब 11th में था, तो some guy, I mean, तो was interested in some other girl, तो which is pretty normal stuff nowadays। तो खैर फ्रीडम भी है, उस जमाने में तो बात कर लो तो बिल्कुल, है ना, बवंडर हो जाता था। अब तो खैर things are pretty cool, I mean, बट हम लोग के टाइम इतना कूल नहीं था। तो क्या हुआ था, या क्या होता था रादर इज दैट, कि अब मान लो क्लास चल रहा है, ठीक है ना, क्लास चल रहा है और सब हम लोग पढ़ रहे हैं। तो व्हाट ही वुड डू इज दैट, अब जैसे मान लो वो यहाँ पे बैठा है एंड लेट्स से द गर्ल इज सिटिंग समवेयर एट द कॉर्नर लिटिल बिट बिहाइंड, तो व्हाट ही वुड डू इज दैट, जैसे लिख रहा है तो नोट वोट कर लिया, तो कई बार फास्ट नोट कर लो, थोड़ा बहुत टाइम रहता है, या सर कुछ वेट कर रहे हैं, कुछ अगला क्वेश्चन दिया है, समथिंग लाइक दैट। तो व्हाट ही वुड डू इज दैट, इफ यू हैड टू नोट समथिंग, क्विकली नोट कर लिया एंड देन ही वुड टर्न बैक अ लिटिल बिट, हैव वन ग्लांस एंड देन अगेन स्टार्ट राइटिंग। तो मुझे याद है अभी कि फिर हमने एक दिन डिसाइड किया कि एक काम को इसको थोड़ा फंसाते हैं। क्या फंसाएंगे? तो मैं और मेरा एक फ्रेंड, हम भी नोट वोट कर ही रहे थे, तो डिसाइड किया कि कितने बार मुड़ता है उसका काउंट रखेंगे। तो वी वर कंटिन्यूअसली वाचिंग हिम। तो एक बार मुड़ा तो ऐसे होता है ना, उस टाइप पे काउंट कर लेते हैं, और स्टैटिस्टिक्स तो 10th में पढ़ा ही है, हाउ टू कीप अ ट्रैक। तो जैसे दूसरे बार ऐसे गर्दन मुड़ के देखा उसने, तो फिर एक बार और, फिर तीर ऐसे करते करते लाइक आवर काउंट स्टार्टेड ग्रोइंग, ऐसे ऐसे करके। तो अब मुझे नंबर्स तो याद नहीं है, बट एक क्लास में कुछ अराउंड 30-35 टाइम्स का कुछ काउंट आया था। तो he would like repeatedly just turn and then again become straight. So that was the experience of it. तो तुम्हारे काउंटिंग देख के मुझे कुछ वो दिन याद आ गए। ठीक है ना? So we all at our school and college days do a lot of funny stuff, which at that time must have been very क्या बोलेंगे, मतलब silly है, but when you look back, you enjoy those moments, reflecting at those moments. Chalo, so that was about your reflecting and refracting kind of telescope. Actually देखो, इसके कोई एडवांस में तो क्वेश्चन आते नहीं है ना, तो लाइक क्या बताएं इसमें। ओके, देखो, नेक्स्ट इज दैट नाउ Satyam has asked a question, and that is so R Vedanta has made a comment finally, and that is, so that was a game going on. He was seeing her and you were seeing him. Okay. Though I was not doing the most attractive job, of course. चलो, Satyam has asked a question, that is, अगर दूसरे मिरर की जगह एक लेंस रखें जिसमें म्यू कुछ ऐसा हो कि रिफ्लेक्ट होकर चला जाए, नहीं, फिर वो तुम इंश्योर नहीं कर पाओगे। मैं समझ गया, यू आर ट्राइंग फॉर TIR, प्रोबेबली दैट इज व्हाट यू आर ट्राइंग। उसमें ये इंश्योर नहीं कर पाओगे, क्यों? क्योंकि देखो, वो जो रेज आएंगे ना, ये जो रिफ्लेक्शन के बाद अगर तुम यहाँ पे कोई लेंस टाइप का रख लो, तो यार कुछ भी रख लेते हो लेंस से, तो रे यहाँ से यहाँ भी आएंगे, है ना, यहाँ से यहाँ भी आएंगे, यहाँ से यहाँ भी आएंगे, तो अलग अलग एंगल पे आ रहा है। ये देखो, सबके अलग एंगल है, ये अलग एंगल है, ये अलग एंगल है, ये अलग एंगल है। तो सारे रेज को TIR कराना, और वो भी सिस्टमेटिकली कराना, एंड देन collect it at some point here. Now that is a little difficult. That is a little difficult. ठीक है ना, ये चीज है। अच्छा, बाय द वे, एक और टर्म यहाँ पे एक आया था, दैट इज कलेक्शन एफिशिएंसी। एक्चुअली पता है क्या होता है कि अगर एक ऑब्जेक्ट देखते हो, मतलब देखो, जैसे मान लो एक मिरर है, एक प्लेन मिरर ले लो, ठीक है ना, प्लेन मिरर ले लो। एक प्लेन मिरर में that mirror is able to collect rays from all sides. यहाँ से भी, 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 ऐसे। तो यानी अगर मैं एक 3D एंगल देखता हूं, तो 50%
50% इज व्हाट इज द कलेक्शन एफिशिएंसी, ठीक है ना, इस केस में प्लेन मिरर में। लेकिन अगर मैं कनकेव मिरर देखता हूं तो ऑब्वियसली 50% से क्या होगा, कम होगा, ज्यादा होगा? अक्षय लास्ट इज दैट ये सब मिरर स्फेरिकल होते हैं या पैराबोलिक? तो नहीं, मैंने कनकेव मिरर का पूछा, स्फेरिकल होते हैं या पैराबोलिक? सी मोस्ट ऑफ देम आर नॉन स्फेरिकल एंड देयर बाय पैराबोलिक। सत्यम गुप्ता सेड कि इसमें ज्यादा होगा, नहीं ज्यादा नहीं होगा बेटा, कम होगा। क्यों? क्योंकि देखो ये वाला रे कलेक्ट नहीं हो पाएगा, सो व्हाट वी विल से इज दैट कलेक्शन यहां पे टेंजेंशियली होगा, यहां पे भी टेंजेंशियली होगा, है ना, एंड में टेंजेंशियल कलेक्शन होगा, दैट इज द पॉइंट, ठीक है ना, दैट इज द पॉइंट। तो इस बार कलेक्शन हो जाएगा ये वाला पार्ट, जो कि डायरेक्टली रेज आके यू नो मिरर के अंदर आएंगे, ठीक है। मैग्नेट से बाकियों का क्या होगा, है ना, तो बाकी एक्चुअली ना मिरर से बाहर चले जाएंगे, लाइक दे वोंट बी कलेक्टिंग, दे वोंट बी कमिंग इनवर्ड्स, तो वो इनवर्ड्स नहीं आएंगे, सो देयरफॉर द कलेक्शन विल बी ओनली दिस पार्ट, ये जो 3D एंगल बनेगा यहां पे ऐसे करके, सो दिस इज द जोन इन व्हिच द कलेक्शन इज हैपनिंग। सबके अपने अपने कलेक्शन है, लेस देन हाफ, या वो डिपेंड करेगा, अच्छा कन्वेक्स लगा था, हाँ ठीक है, कन्वेक्स का ज्यादा होगा, कन्वेक्स का ज्यादा होगा, बट कनकेव का कम होगा, ठीक है ना। चलो एनीवे, एक और कांसेप्ट इसके साथ रिलेटेड हो जाता है इंस्ट्रूमेंट्स के साथ, इज दैट देखो इंस्ट्रूमेंट का एक पर्पस, चाहे माइक्रोस्कोप हो, टेलीस्कोप हो या जो भी है, एक पर्पस होता है मैग्निफिकेशन, और उसी के बेसिस पे हमने डिफाइन किया एक पर्टिकुलर तरीके से स्टैंडर्ड, एंड दैट इज मैग्नीफाइंग पावर, ठीक है ना, मैग्नीफाइंग पावर, ठीक है। लेकिन एक और कंसेप्ट भी इसके साथ जुड़ा होता है, एंड दैट इज योर व्हाट इज कॉल्ड एज रिजॉल्विंग पावर। नाउ रिजॉल्विंग पावर का थोड़ा सा आइडिया लिया जाए कि रिजॉल्विंग पावर होता क्या, ठीक है ना, रिजॉल्विंग पावर क्या होता है। देखो रिजॉल्विंग पावर समझने के लिए मैं एक एग्जांपल देता हूं, ये तुम अपने घर में भी देख सकते हो, वैसे घर वाले पे इतना अच्छा से एक्सपेरिमेंट नहीं हो पाएगा, बट देन यू कैन गेट अ फील ऑफ इट। जैसे अभी मान लो स्विच बोर्ड है, अब स्विच बोर्ड में मैं काउंट कर रहा हूं 1 2 3 4 5 6 7 7 स्विचेस, इधर वाले स्विच बोर्ड में 7 स्विचेस, ऊपर वाले रो में है, नीचे वाले में 6 है, और एक वो भी है, क्या बोलते हैं वो जो है ना पावर का। इसका मतलब क्या हुआ, देखो कि मैं काउंट कर पा रहा हूं कितने स्विचेस है। चलो छोड़ो, दो एडजेसेंट स्विचेस मुझे अलग अलग नजर आ रहा है, नाउ यू माइट से ठीक है, इसमें कौन से आश्चर्य वाली बात है, वो तो नजर आना ही चाहिए, दो अलग अलग स्विच है, वो एक कैसे नजर आ सकता है या नहीं, ऐसा लग रहा है ना। लेकिन कभी एक्सपेरिमेंट करके देख लेना, वही स्विच बोर्ड या कुछ भी ले लो, मतलब स्विच बोर्ड तो मैंने ऐसे एग्जांपल दे दिया, अब जैसे मुझे डोर में दो कुंडी भी दिख रहा है, एक थोड़ा इस तरफ है, एक थोड़ा इस तरफ है, क्योंकि डोर के दो फ्लैप होता है ना हम लोग के दरवाजे में, तो दो कुंडी दिख रहा है ना, तो वो दो मुझे दिख रहा है अलग अलग। लेकिन मैं एक चीज बताऊं, दो चीजों को आईज अलग देख पाने के एक लिमिट होता है। ऐसा मत सोचो कि बस बिकॉज देयर आर टू ऑब्जेक्ट्स आई विल सी इट एज टू ऑब्जेक्ट्स, नो, ऐसे नहीं होता। इसके लिए टेस्ट करना पड़ता है। टेस्ट कैसे करोगे? अब वही जो मैंने बोला स्विच बोर्ड्स ना, ऐसे दो स्विचेस कहीं रख लो, कहीं प्लेग्राउंड में रख लो, और वहां से थोड़ा पीछे हटना शुरू करो, पीछे हटना शुरू करो, तो देखना धीरे 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 हमारे आईज इस चीज को जजमेंट नहीं कर पाएगा। थोड़ी देर बाद वंस यू हैव रीच्ड अ लिटिल फार अवे, देखना जजमेंट नहीं कर पाएगा कि वहां पे दो ऑब्जेक्ट्स हैं। हमारे आईज मतलब आवर आईज विल एक्चुअली फेल टू जज दैट देयर आर टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। फिर क्या होगा? तुमको लगेगा हाँ कुछ है, कुछ पता नहीं क्या है, स्विच बोर्ड भी शायद नहीं दिखेगा, मतलब स्विचेस भी नहीं दिखेंगे, हाँ कुछ है प्लास्टिक का, कुछ लग रहा है दूर से, कुछ व्हाइट कलर का, ऐसे ऐसे कुछ दिखेगा। सो यू विल नॉट बी एबल टू जज दैट देयर आर एक्चुअली टू स्विचेस आउट देयर। नाउ यू माइट से ये आई फेल क्यों होगी? पास में तो बड़े आराम से बता रहे थे, है ना। तो मैं वही चीज दोबारा बताऊंगा, इज दैट जो मैं भी थोड़ी देर पहले बोल रहा था कि हमारे आईज के लिए एंगल इंपॉर्टेंट है, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे आईज के लिए एंगल इंपॉर्टेंट है। तो हमारे आईज का जो कैपेबिलिटी टू सी टू डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, उसका एक लिमिट है।
So the minimum angle at which we are able to see two different objects, as two distinct objects is called angle of resolution. Angle of resolution या मिनिमम एंगल ऑफ रेजोल्यूशन, यानी कि इतना मिनिमम एंगल पे अगर वो दो ऑब्जेक्ट्स है, आईज में एंगल सबटेंड कर रहे हैं, तब तो आईज को लगेगा कि हाँ दो ऑब्जेक्ट्स है. अदरवाइज अगर एंगल उससे भी कम हो जाता है तो हमारे आवर आईज फेल टू रिकॉग्नाइज दैट देयर आर एक्चुअली टू ऑब्जेक्ट्स. हमें मिक्सअप होके एक सिंगल ऑब्जेक्ट जैसे नजर आएगा. दैट्स व्हाट हैपेंस. सो दैट मिनिमम एंगल इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ रेजोल्यूशन. वो ह्यूमन आई के लिए दैट एंगल इज 1 सेकेंड. ठीक है, इट इज 1 सेकेंड. ठीक है, 1 डिग्री 1 मिनट 1 सेकेंड, यानी 1/3600 डिग्री. सो दैट इज इक्वल टू 1/3600 डिग्री. ये मिनिमम एंगल होना चाहिए. इससे भी अगर कम एंगल पे दो ऑब्जेक्ट्स होंगे ना, तो हमारे आईज फेल करेगा उसको समझने में कि हाँ दो ऑब्जेक्ट्स हैं. हमें लगेगा जैसे मर्ज होकर एक सिंगल ऑब्जेक्ट बन गया. हमें यही गलतफहमी होगा. देखो, प्रीवियसली नॉलेज हो तो हम नॉलेज से बोलेंगे वो एक अलग कहानी. बट अगर मान लो एक वाकई दो ऑब्जेक्ट्स को तुम दूर रख लो और किसी से पूछो, तो अगर इस एंगल से कम एंगल सबटेंड कर रहा होगा ना वो दोनों ऑब्जेक्ट्स, तो इन दैट केस क्या होगा? आईज विल फेल टू डिस्कवर या डिसाइड. तो ये हो गया ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2, ये हो गया थीटा. ठीक है, तो रिजॉल्विंग पावर is defined as equal to 1 upon the angle of resolution. और angle of resolution क्या है? The minimum angle at which our eyes can see two distinct objects. ठीक है ना? तो वो चीज है. जैसे सपोज एग्जांपल है, सपोज मैं कहता हूं कि दो ऑब्जेक्ट्स है ना, दो ऑब्जेक्ट्स हैं और मैं 2 किलोमीटर से दूर, इनके बीच का जो गैप है वो है सपोज 6 मिलीमीटर है, और मान लो मैं 2 किलोमीटर दूर से देख रहा हूं. अब बताओ, can we see these two as distinct or not? Can we see distinct objects? Can we see distinct objects? That's it. ठीक है, तो उसका आंसर कैसे देंगे ना? 6 मिलीमीटर है, तो अगर मान लो मैं इसका वो निकालूंगा थीटा, तो थीटा क्या हो गया? 6 मिलीमीटर, 6 × 10⁻³ है ना, 6 मिलीमीटर अपॉन 2 किलोमीटर, यानी 2 × 10⁻³. 2 किलोमीटर 2000 मीटर. तो सब कुछ मीटर में कन्वर्ट कर लिया, तो एंगल क्या होगा? आर्क बाय रेडियस. तो रेडियस तो 2 किलोमीटर, आर्क हो गया 6 मिलीमीटर, तो 6 मिलीमीटर 2 किलोमीटर, यानी हो गया 3 × 10⁻⁻6. ठीक है, दैट इज द एंगल. और एंगल ऑफ रेजोल्यूशन क्या है? 1/3600 डिग्री. तो थीटा मिनिमम इज इक्वल टू 1/3600 डिग्री इज इक्वल टू, हमें पता है कि जो है 180 डिग्री पाई रेडियंस, हमें तो रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा. ठीक है ना? ये जो एंगल है रेडियंस में है ना, इसको डिग्री में कन्वर्ट करना, रादर उल्टा बोल दिया मैंने. तो पाई रेडियन होता है 180 डिग्री, तो इतना रेडियन क्या होगा ना, डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो 180/पाई, यानी इनटू 180/पाई. ठीक है ना? तो अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा? चलो फटाफट कैलकुलेट भी कर लेता हूं. अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन तो हो जाएगा फटाफट, है ना? (171.9) यानी 172, तो 172 × 10⁻⁻⁶,
यानी 1.72 into 10 to the power minus 4 is equal to 1.72 into 10 to the power minus 4. ये हो गया थीटा, और थीटा मिनिमम हो गया 1/36 डिग्री, तो वो भी कैलकुलेट कर लेता हूँ, सो दैट एक कंपैरिजन हो जाएगा. 1 divided by 3600 is equal to 2 into 10 to the power minus 4. So this is equal to 2 into 10 to the power minus 4. The only question is that can we resolve and see these two objects as separate objects? Can we resolve and see these two objects as two different objects? So the answer is that in this case, a normal human eye, will fail to resolve the two objects. इसका लैंग्वेज यही है, will fail to resolve the two objects. ये इसका लैंग्वेज है. fail to resolve the two objects का मतलब दो ऑब्जेक्ट्स को डिस्टिंक्टली आईज नहीं देख पाएंगे. दैट इज द कंक्लूजन. ठीक है ना? फ्रीज नंबर 11 लेकिन 35 का काउंटिंग अभी भी नहीं हुआ. चलो व्हाटएवर, फ्रीज नंबर 11 तक तो हो ही गया. Okay, Jay Goyal is asking about some kind of a collection efficiency maximization. चलो anyway एक बार भेज देना, है ना? तो मे बी आई विल जस्ट हैव अ लुक एट दैट. ठीक है, एक बार मैं देख लूंगा. कई बार इतने सारे क्वेश्चन आते हैं, कई बार तो कुछ पेंडिंग मोड में चला जाता है नहीं? So anyway, in this case the conclusion is that yes, we cannot or rather no बोलना चाहिए, है ना? The eyes cannot resolve these two objects, यानी दो ऑब्जेक्ट्स को डिस्टिंक्टली नहीं देख पाएंगे. ठीक है ना? That is the conclusion. Fine. चलो ठीक है, आज तो ऑलमोस्ट टाइम हो ही गया. वैसे तो आज पूरा डिस्टर्ब ही था, आप क्या कर सकते हैं, है ना? तो we will curtail the discussion here only. Some part of it is still left a little bit. तो हम लोग अगले दिन खत्म कर देंगे, और उसके बाद देखता हूँ. अभी 11th का डिस्कशन तभी ऑन है, तो let's hope that we will be able to figure out something and then start. ठीक है ना? Yeah, I know. बहुत सारे blurring हुआ है and all. But you know, ये जो मैंने बोला था normal human eye, this is interesting. नॉर्मल ह्यूमन बाई इसलिए इंटरेस्टिंग हो जाता है कि देखो हर एक का नॉर्मल तो होता नहीं. जैसे मेरा ही नॉर्मल नहीं ऑब्वियसली, बिकॉज़ आई एम हैविंग टू वियर स्पेक्टेकल्स. दैट मींस इट्स ऑब्वियसली नॉट अ नॉर्मल आई एट लीस्ट, है ना, टू से द लीस्ट. तो एक देखना, प्रोफेसर है वॉल्टर लेविन, ठीक है ना? इन्होंने एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट किए थे क्लास के अंदर. अच्छा, यूएस वगैरह में एक फायदा पता क्या होता है ना, कि वहां पे जो पढ़ते हैं, मतलब जैसे मान लो कोई जैसे इंडिया में एमएससी है, तो वहां पे मान लो एमएससी रिलेटेड कोई उसी एज प्रोफाइल के कोर्स करते हैं सपोज आफ्टर ग्रेजुएशन. तो देखना वहां पे बड़ा मिक्स क्राउड होता है. मिक्स क्राउड इन द सेंस कि नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ कंट्री एंड अदर्स, इवन एज प्रोफाइल में बहुत मिक्सिंग होता है. मतलब वहां पे ऐसे कई लोग होंगे जो कि पता चला 22-23 साल तक. सर ने बताया था एक ऐसे साउंड वाला फ्रीक्वेंसी चेंज करके जो किया था. ओहो तो वहां पे कई बार ऐसे होता है जैसे 20-22 साल तक पढ़ाई किया, उसके बाद 8-10 साल जॉब करने चले गए, फिर नौकरी वोकरी किया, पैसे वैसे कमाया, फिर पढ़ने का मन किया, तो दे अगेन जॉइन कोर्सेज. तो लाइक वेरी मिक्स काइंड ऑफ प्रोफाइल ऑफ स्टूडेंट्स आर देयर. कई बार तो कुछ एजेड वाले भी होंगे, पता चला 30-40 साल के एज में पता चला इंटरेस्ट से एमएससी टाइप ऑफ कोर्सेज कर, ऐसे भी मिलते हैं, प्रोवाइडेड दे आर ऑफ कोर्स ब्राइट है ना. तो वॉल्टर लेविन ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट किए थे, एंड दैट वाज टू टेस्ट ह्यूमन ईयर, आईज का नहीं, ईयर का. तो वो वीडियो अवेलेबल है, एक बार चेक करके देख सकते हो. अच्छा, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक साउंड मशीन क्लास में लाया, और उस साउंड मशीन में क्या होता है, एक नॉब होता है जिसको अगर तुम घुमाते रहोगे ना तो कंटिन्यूअसली फ्रीक्वेंसी बढ़ता जाए. सो लाइक मान लो 20 हर्ट्ज से शुरू किया. सर ने बताया था ये वाला कैमरामैन का था लास्ट तक, वो कहता तुम्हारे कान खराब है, मैं 18,000 में बंद कर चुका हूँ. एग्जैक्टली. तो मैं उसको एक बार ब्रीफ में दोबारा बता देता हूँ दैट. तो उन्होंने बोला कि एक काम करो, मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहा हूँ और सब लोग अपना अपना जो है हाथ ऊपर रखो, और जिसको जिस स्टेज पे सुनाई देना बंद होगा वो अपना हाथ नीचे कर ले. चलो अच्छी बात है. अब ह्यूमन ईयर का जो लिमिटेशन है वो अराउंड 20,000 है, बट वो ह्यूमन ईयर का 20,000 कहने के लिए, वो 20,000 होता नहीं, वो जनरली 15-16 पे बाद सुनाई देना बंद हो जाता है. दैट्स जनरली द केस है. अब उन्होंने क्रैंक अप करना शुरू किया फ्रीक्वेंसी, तो 12,000, 13,000, तो जैसे 13-14 तक पहुंचने लगा तो लाइक, है ना, लोगों के हाथ नीचे आने लगे.
अब करीब करीब जब 20-22 तक अच्छा वो अनाउंसमेंट कर रहे थे, ये देखो अब मैंने घुमा दिया, अब फ्रीक्वेंसी 19 है तो किसी का नीचे जा रहा है क्या, तो लाइक 1-2 हाथ नीचे चले गए, अब 20 कर दिया, कोई हाथ नीचे जा रहा है तो 1-2 हाथ चला गया। जब उन्होंने ऑलमोस्ट 21-22 तक पहुंच गए तो उन्होंने सबसे पूछा, मतलब 4-5 हाथ अभी भी थे, कि देखो ये जो 4-5 है ये अभी भी हाथ नीचे नहीं किया, यानी अभी भी ये फ्रीक्वेंसी सुनाई दे रहा है। यानी इमेजिन करो इनके कान कितने शार्प है और कितना अच्छा है ना। आई मीन वी हैव टू प्रेज देम। तो सब लोगों ने सोचा कि चलो शायद सर बोल रहे हैं कि ताली बजाओ, तो सब लोगों ने ताली बजाया कि अरे वी शुड हैव वन राउंड ऑफ अप्लॉज। तो जब अप्लॉज खत्म हुआ तो उन्होंने बोला कि मुझे नहीं पता ये 4-5 लोगों को क्या साउंड सुनाई दे रहा है, क्योंकि मैंने 16 के बाद मशीन बंद कर दिया था, सिर्फ अनाउंस कर रहा था कि अब मैंने 17 कर रहा हूँ, 18 कर रहा हूँ, यानी मशीन बंद हो चुका है, उनको पता नहीं कौन सा साउंड सुनाई दे रहा है। ठीक है, सो दोस आर आल्सो एक्सपीरियंसेस आई मीन। एंड इन द मीनवाइल मनन इज कंटिन्यूइंग हिज काउंट। तो मनन ने आज फ्रीज नंबर 14 का काउंट किया है, बट आई हैड काउंटेड 35 इफ यू रिमेंबर, सो आई थिंक स्टिल आई एम रियली अहेड। ओके, चलो आई थिंक दैट्स वेयर वी एंड टुडे। we will continue next class, और in the meanwhile हम लोग पीछे से डिस्कस कर लेते हैं कि 11th में हम लोग क्या करेंगे, 11th का रिवीजन और या किस फॉर्मेट में करेंगे। पोलिंग से ये तो पता चल गया कि चैप्टर्स कौन से रखने, बट एग्जैक्टली किस तरीके से होगा, स्कूल में बुलाना है नहीं बुलाना है, दोस नीटी-ग्रिटीज आर स्टिल टू बी वर्कड आउट। ठीक है ना, चलो आज के लिए इतना ही, वी विल कंटिन्यू नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सर, एंड हैव अ गुड डे। Thank you, sir. थैंक यू एंड हैव अ गुड डे। Thank you, sir. थैंक यू, बाय बाय।